आज हम करेंगे 9th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड लेसन, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इससे पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ, इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन किया था फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में हमने क्या पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, क्या कारण थे, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे और फ्रांस में किस प्रकार समाज विभाजित था। 3 स्टेट से मैंने बताया था। पहले स्टेट में पादरी लोग थे, दूसरे में कुलीन वर्ग के लोग थे, तीसरे स्टेट में बाकी जो जनसाधारण लोग थे वो थे। उसके बाद जब फ्रांस में क्रांति सफल हो गई, उसके बाद संविधान बना, उसके बाद वहाँ की कैसी स्थिति रही उसके बारे में हमने देखा था। किस प्रकार राजा के शासन का अंत हुआ और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई। जो नया संविधान बना उसमें नागरिकों को सभी अधिकार दिए गए। तो ये हमने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था। आज हम करेंगे रूसी क्रांति। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। ये देखिए, रूस में क्या था। रूस में जो रूस था वो भी पूरा 3 भागों में विभाजित था। जैसे फ्रांस में 3 स्टेट्स थे, सबके अलग अलग विचार थे, रहने का अलग अलग स्तर था, अलग अलग अधिकार मिले हुए थे। रूस में क्या था, रूस में 3 प्रकार की विचारधारा के लोग थे। कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ उदारवादी, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ उदारवादी और कुछ रेडिकल। अब ये किस किस तरह के इनके विचार थे वो देखते हैं। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादियों का मतलब क्या हुआ कि वो समाज में परिवर्तन करने का समर्थन करते थे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। जो उदारवादी थे, वाद का मतलब क्या होता है कि जो उदारवादी का मतलब क्या हुआ कि जो इस कि कौन कौन लोग इसका समर्थन करते थे। तो जो उदारवादी थे वो क्या चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव ना हो। क्यों? क्योंकि उस समय यूरोप के देशों में किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग होते थे, एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो सबसे पहले उदारवादियों ने क्या कहा कि वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, एक ऐसा देश चाहते थे या एक ऐसा समाज चाहते थे जहाँ पर सभी धर्मों को बराबर माना जाए, किसी भी एक खास धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता ना दी जाए। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। जो उदारवादी समूह थे वो किस चीज़ का विरोध करते थे कि जो शासक होते, जो राजा होते, जो उनको अनियंत्रित सत्ता होती है, मतलब उनको जो शक्ति मिलती है, वो जिस पावर का इस्तेमाल करती है उसको कोई रोक नहीं सकता। जो अनियंत्रित सत्ता राजा को मिलती है उसका भी वे विरोध करते थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वो जो उदारवादी थे वो किस पे बल देते थे? व्यक्ति पे, कि जो व्यक्ति है उसके अधिकारों की रक्षा की जाए। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उदारवादी क्या मानते थे कि किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं उनको छीन ले या उनको उनका प्रयोग करने से रोके। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। तो उदारवादी क्या चाहते थे? एक तो निर्वाचित सरकार हो। निर्वाचित सरकार का मतलब व्यक्ति वोट दे, उसके बाद जो सरकार बनती है ऐसी सरकार हो, और वो जो सरकार थी ना तो कोई शासक उसको प्रभावित कर सके, ना किसी अफसर का दबदबा हो, मतलब पूरे तरीके से वो जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है उनके अनुसार शासन चलाया जाए। और जो सुप्रशिक्षित न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका कानून बनाए उनके अनुसार ही शासन चलाए। ऐसा नहीं कि किसी राजा ने कानून बना दिया और उसी का पालन सब लोग करते हैं डर की वजह से, या शासक की जो अनियंत्रित सत्ता है उसकी वजह से। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राजा है देश में, वही देश को चला रहा है, उसी की बात सबको माननी पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो निर्वाचित सरकार हो, जो लोगों ने चुनी है, ऐसी सरकार हो, न्यायपालिका कानून बनाए और उसी के अनुसार देश का शासन चलाया जाए। पर यह समूह लोकतंत्र, देखो हमने अब तक इसके बारे में जो जाना उसको देखने के बाद ये लगता है कि जैसे लोकतंत्र में होता है उसी की बात ये कर रहा है। लेकिन जो उदारवादी थे वो ये लोकतंत्र के समर्थन नहीं करते थे, मतलब लोकतंत्रवादी नहीं थे। क्यों?
क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार होता है, सभी को वोट देने का अधिकार होता है, जबकि ये लोग इसके पक्ष में नहीं थे। ये ऐसा नहीं मानते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार हो, ये मानते थे कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारी, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, केवल उनको ही होना चाहिए, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। दोबारा बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट है, कई बार ये विचारधारा पूछी जाती है। उदारवादी विचारधारा की व्याख्या कीजिए, रेडिकल के विषय में बताइए, रूढ़िवादी के विषय में बताइए। देखिए दोबारा बता देती हूँ, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे, कैसा राष्ट्र चाहते थे, जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, क्योंकि उस समय वहाँ पर किसी खास एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो वो चाहते थे किसी भी खास धर्म को ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, सारे धर्म बराबर हो। उसके बाद उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता, जैसे होता है ना, राजा का एक राजा शासक है, उसके बाद जब वो मर जाता है तो उसका पुत्र आ जाएगा, उसके बाद मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलता रहता है, राजा का ही जो खानदान है वही उस परंपरा को आगे बढ़ाता है। तो जो उदारवादी थे वो वंश आधारित शासकों की, मतलब जो वंश के आधारित पीढ़ी दर पीढ़ी जो सत्ता शासकों को मिलती है उसके विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो कि एक के पास सत्ता है, उसके बाद उसी के परिवार में, उसी के खानदान में या उसी के वंश में सत्ता मिलती जा रही है, वो गलत था। वे सरकार के समक्ष वो क्या चाहते थे कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाए। सबसे पहले व्यक्ति है, उस पर ध्यान दिया जाए, उसके बाद समाज है। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने, उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, कि सरकार को ये अधिकार भी नहीं होना चाहिए कि वो किसी के अधिकार को छीन ले या उनको हनन या उनका अधिकारों को प्रयोग करने से रोके। व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है, तो उस आधार पर सरकार को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति को उनके अधिकारों का प्रयोग करने से रोके। ये एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिस यहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हो, और जो भी सरकार बने उस पर ना तो किसी राजा का नियंत्रण हो, ना किसी अफसर का नियंत्रण हो। न्यायपालिका जो कानून बनाए उसी के अनुसार देश का शासन चलाया जाए। लेकिन जो उदारवादी थे वो लोकतंत्रवादी नहीं थे, क्योंकि लोकतंत्र में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दिया जाता है, जबकि जो उदारवादी थे वो सबको वोट देने का समर्थन नहीं करते थे। उनका मानना था कुछ संपत्तिधारियों को ही वोट मिलनी चाहिए, वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। अब ये तो हमने देखा उदारवादी क्या है, उदारवादी समूह। अब हम देखते हैं रेडिकल। उदारवाद का उल्टा, बिल्कुल इसके विपरीत है रेडिकल समूह। इसके विपरीत है रेडिकल समूह। ये लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। ये चाहते थे रेडिकल कि जो ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो जितने भी देश में रहने वाले नागरिक हैं और उनमें से भी बहुमत जो ज़्यादा लोग जो चाहते हैं उसके समर्थन पर सरकार बने। और वो देखिए वो क्या चाहते थे, वोट देने का अधिकार सबको नहीं हो। उदारवादी क्या चाहते थे, वोट देने का अधिकार सबको ना मिले, केवल संपत्तिधारियों को ही मिले। जबकि ये चाहते थे कि जो बहुत सारे जो रेडिकल समूह के समर्थन करने वाले थे उनका क्या मानना था कि मताधिकार दिया जाए। ये महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। ये उदारवाद का बिल्कुल उल्टा है, उदारवाद के विपरीत थे। ये इस चीज़ को भी नहीं मानते थे कि जो बड़े बड़े ज़मींदार, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है या जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, उनको भी कुछ खास अधिकार मिले। जैसे कि उदारवादी क्या मानते थे कि जो संपत्तिधारी है, संपत्तिधारी कौन होगा, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी, मतलब बड़े बड़े ज़मींदार होंगे या जो बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, फैक्ट्रियों के मालिक होंगे, उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जबकि जो रेडिकल वाले हैं वो क्या मानते थे कि जो वोट देने का अधिकार है या कोई भी विशेष अधिकार, सिर्फ वही नहीं और भी जो भी विशेष अधिकार है वो केवल संपत्तिधारियों को ही नहीं मिले, इसके खिलाफ थे वो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं चाहते थे कि निजी संपत्ति ना हो, वो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो ये मानते थे कि पैसा कुछ लोगों के पास ही हो या संपत्ति का केंद्रण कुछ लोग ही, संपत्ति कुछ लोगों के पास ही केंद्रित हो, वो इसका विरोध करते थे।
अब आता है हमारा रूढ़िवादी। ये देखिए रूढ़िवादी क्या है, ये रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, क्योंकि रूढ़िवाद का क्या मतलब होता है, रीति रिवाजें जो रिवाजें चलती आ रही है, ये परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करते, और अगर मानते भी हैं अभी जैसे कुछ समय बाद काफ़ी परिवर्तन आया इनकी सोच में, तो ये क्या मानते कि परिवर्तन तो हो लेकिन बहुत धीरे धीरे हो। रूढ़िवादी क्या थे, वो रेडिकल और उदारवाद दोनों के इस खिलाफ थे, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवाद भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगा। जब फ्रांस में क्रांति हुई और उन्होंने देखा कि फ्रांस में बहुत सारी कमियां थी, क्रांति के बाद लोगों के जीवन में काफ़ी सुधार आया और अच्छा परिवर्तन हुआ, ये देख के रूढ़िवादों की सोच में भी कुछ चेंज आया। क्या परिवर्तन आया, पुराने समय में ये लोग क्या करते थे, परिवर्तन का विरोध करते कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे, कोई भी चेंज ना हो। लेकिन आगे 19वीं शताब्दी तक आते आते इनको भी एहसास हो गया कि कुछ परिवर्तन, सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो परिवर्तन हो उसकी जो प्रक्रिया है, मतलब एकदम परिवर्तन ना हो, परिवर्तन की जो प्रक्रिया वो बिल्कुल धीरे धीरे होनी चाहिए। ये जो अंडरलाइन कर रखा है ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार आते हैं। एक बार दोबारा बता देती हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा, उदारवाद, रेडिकल, रूढ़िवाद। उदारवादी क्या चाहते थे, उदारवाद एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले, सभी धर्म बराबर हो, और वंश आधारित जो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलता आ रहा है उसके खिलाफ थे। वो सिर्फ व्यक्ति के अधिकारों पे बल देते थे, और क्या चाहते थे कि एक ऐसी सरकार हो जो निर्वाचित सरकार हो, लोगों ने खुद अपने जिसको चुना हो, और ऐसी सरकार पे ना तो किसी शासक मतलब ना किसी राजा का नियंत्रण हो, ना किसी अफसर का नियंत्रण हो, जो न्यायपालिका कानून बनाए उसके अनुसार देश का शासन चले, ना कि किसी राजा के द्वारा। होता क्या था, पहले राजा जो कानून बनाते थे उसके अनुसार ही देश चलाया जाता था और उसी की बात सब मानते थे। इसने क्या कहा उदारवादियों ने कि किसी शासक के कानूनों को ना मान के न्यायपालिका बनाए कानून उसकी बात सब मानेंगे और उसी के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार शासन चलेगा। ये डेमोक्रेटिक भी नहीं थे, क्योंकि लोकतंत्रवादी क्या चाहते हैं कि सबको वोट का अधिकार मिले, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार हो। और ये लोकतंत्रवादी क्यों नहीं थे, क्योंकि इनका मानना था कि सबको वोट देने का अधिकार ना मिले, केवल कुछ संपत्तिधारियों को, जिनके पास संपत्ति है कुछ लोग, वो भी केवल उनको ही वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए उदारवादियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो डेमोक्रेट नहीं थे, लोकतंत्रवादी नहीं थे। डेमोक्रेट कैसे होते हैं, वो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग, जब उदारवाद के बारे में हमने देखा तो जो रेडिकल है वो बिल्कुल उसी रेडिकल का क्या था, ये परिवर्तन का समर्थन करते थे, लेकिन कुछ बातों में उदारवाद के बिल्कुल उल्टा थे, विपरीत थे। जैसे उदारवादियों ने क्या चाहा कि केवल संपत्तिधारियों को ही वोट देने का अधिकार मिले, रेडिकल वाले क्या चाहते थे, वोट देने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। दूसरा ये क्या चाहते थे कि संपत्ति जो है वो केवल कुछ लोगों के पास ही केंद्रित, मतलब वो निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, लेकिन उनको ये भी चीज़ सही नहीं लगती थी कि संपत्ति है, जो पैसा है, वो केवल कुछ लोगों के पास ही हो, कि कुछ बहुत अमीर है कुछ बहुत गरीब है, तो इतना भी वो नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए दोनों में। तो रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। ऐसी सरकार जो देश के ज़्यादातर लोग जिसका समर्थन करते हो, महिलाओं को भी वोट मिले, वोट डालने का अधिकार मिले, इसका भी वो समर्थन करते थे। और जो जमींदारों को, बड़े बड़े जमींदारों और जो संपन्न उद्योगपति फैक्ट्रियों के मालिक थे, उनको जो विशेष अधिकार कुछ मिले हुए थे उनका ये विरोध करते थे। रूढ़िवाद इन दोनों के खिलाफ था। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई तो रूढ़िवादियों का थोड़ा नज़रिया बदला और उन्होंने क्या कहा, परिवर्तन ठीक है लेकिन परिवर्तन की जो गति है वो थोड़ी धीमी होनी चाहिए। ये हो गया हमारा उदारवाद, रेडिकल और रूढ़िवादी। अब आता है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज का मतलब ऐसा समाज जहाँ पर उद्योग, फैक्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा
हो जाती है जिस समाज में वो, और सामाजिक परिवर्तन मतलब समाज में जो चेंज आया वो। तो इसमें हम देखेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में। औद्योगिकीकरण मतलब जब बहुत सारी फैक्ट्रियाँ अस्तित्व में आई, वो स्थिति है। तो औद्योगिकीकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। औद्योगिकीकरण की वजह से क्या हुआ, औरतें, बच्चे और आदमी सब कारखानों में काम करने के लिए आ गए। काम के घंटे बहुत लंबे होते थे, मजदूरी बहुत कम मिलती थी और बेरोजगारी भी आम समस्या थी। औद्योगिकीकरण से क्या हुआ, एक तो हर किसी को, जैसे पुरुष है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे आदमी है, हर कोई फैक्ट्री में काम करने लग गया। काम करने के घंटे बहुत ज़्यादा होते थे, उसके मुकाबले मजदूरी बहुत कम मिलती थी। जो बेरोज़गारी है वो वहाँ पर एक आम समस्या बन गई। इसके बाद औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। औद्योगिक वस्तु कौन सी होती है, जो उद्योगों में, जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। जब उनकी मांग ही नहीं होगी, तो मांग नहीं होगी तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। शहर तेजी से बसते और ज़्यादातर लोग शहरों में जाने लग गए, इसलिए आवास मतलब रहने की जगह और साफ सफाई का काम भी मुश्किल हो गया। उदारवाद और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, फिर आता है हमारा समाजवाद। ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, रूसी क्रांति इसी से जुड़ी हुई है। रूसी क्रांति का परिणाम ही समाजवाद था। तो आप देखिए समाजवाद से क्या हुआ, यूरोप में समाजवाद का आना। ये देखिए, पहले मैं इसमें से क्वेश्चन भी बताती हूँ, साथ साथ आपको शुरू से बता देती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, इम्पोर्टेंट भी है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूढ़िवाद, उदारवाद और रेडिकल, ये विचारधारा क्या है। इनमें कई बार अंतर भी आ जाता है, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। उदारवादी समूह के विषय में बताइए, रेडिकल के विषय में बताइए, रूढ़िवाद के विषय में बताइए। उसके बाद हमारा आता है औद्योगिकीकरण का क्या परिणाम हुआ। इसमें ये सारा आ जाएगा। काम के घंटे ज़्यादा होते थे, बच्चे, औरतें और सब काम में लगे रहते थे फैक्ट्रियों में। बेरोज़गारी बढ़ गई थी क्योंकि औद्योगिक वस्तुओं की मांग कम हो गई थी, लोग बेरोज़गार हो गए थे, शहरों की ओर बस गए थे। इससे आवास और साफ़ सफाई का काम भी मुश्किल हो गया था। ये आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद कैसे आया। समाजवाद निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवाद निजी संपत्ति, जो अपनी पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है हर व्यक्ति की, उसका वो विरोध करते थे। वे मानते थे कि किसी को भी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है और ये निजी संपत्ति ही हर समस्या की जड़ है, हर लड़ाई झगड़े की जड़ है निजी संपत्ति। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। ऐसा क्यों मानते थे। उनका मानना था कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब होता है, कि जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है, संपत्ति होती है, वो केवल अपना फायदा देखता है, वह उसके बारे में नहीं सोचता जिसने उसको इस लायक बनाया है। अब एक फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है, मान लो वो, उसके पास काफ़ी संपत्ति है, तो वो अपना फ़ायदा देखेगा, अपना काम को आगे बढ़ाएगा और ज़्यादा उत्पादन करेगा और ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। वो ये थोड़ी सोचेगा कि जिसने इन चीज़ों को बनाया है या जिसने मजदूर है, जिन्होंने मेहनत की है, उनको अपनी संपत्ति थोड़ी देगा, तो अपना ही तो सोचेगा। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। वैसे जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, मैं आपको वो इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है इस लेसन का, वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन क्योंकि समाजवाद का मतलब समझ में आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आगे वाला भी जो पोर्शन है इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, समाजवादी क्या मानते थे।
समाजवाद, समाजवाद का मतलब हुआ कि सारी की सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, किसी की भी कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास निजी संपत्ति होती है वो केवल अपना फायदा देखता है, तो इसलिए ये निजी संपत्ति का विरोध करते थे। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति है रॉबर्ट ओवेन। इंग्लैंड के उद्योगपति है, उनका नाम है रॉबर्ट ओवेन। उन्होंने इंडियाना, अमेरिका का जो नाम है वो पहले पुराना नाम इंडियाना था अमेरिका का, उसमें एक नया समन्वय के नाम से एक नए समुदाय की रचना का प्रयास किया। ये भी कई बार क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है। ये अंडरलाइन कर लीजिए आप भी, इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में किस समुदाय की रचना का प्रयास किया, तो इसमें आ जाएगा नया समन्वय। अब देखिए कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने क्या किया था, जहां पर भी समाजवाद शब्द आता है, पूंजीवाद शब्द आता है, वहीं पर मार्क्स का नाम जरूर आता है। कार्ल मार्क्स जो थे उनका विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है, कि जो औद्योगिक समाज है जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा होती है वो समाज कैसा है, पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगी है उस पर पूंजीपतियों का, फैक्ट्रियों के पूंजीपति मतलब होता है फैक्ट्रियों का मालिक, उस स्वामित्व मतलब होता है अधिकार, उसका अधिकार है। और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से ही पैदा होता है। अब जो मुनाफा या जो फ़ायदा होता है पूंजीपतियों का, फैक्ट्रियों का मालिक का, तो फैक्ट्रियों के मालिकों को फ़ायदा कैसे होता है, उसके लिए मेहनत तो मजदूरों ने की है, ठीक है। तो मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय मतलब होता है इकट्ठा करना, तो मार्क्स क्या मानते थे, जब तक जो कंपनियों के मालिक हैं वो अपना ही फायदे को बढ़ाते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्सवाद क्या कहते थे कि जो सारे कलेश समाज में जितना भी झगड़ा होता है हर एक की जड़ है पूंजीवाद। जब तक पूंजीवाद अपने फायदे को ही बढ़ाते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। और इसका एक ही समाधान है कि मजदूरों को ये पूरा जो शासन है, कैसा शासन, जो फैक्ट्रियों के मालिकों के हाथ में सत्ता है, जो पूंजीवाद, उसको बिल्कुल उखाड़ दे। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति, अब वो कैसा समाज चाहते थे, मजदूरों को कैसा समाज बनाना होगा जिस पर सारी संपत्ति पर केवल एक आदमी का नियंत्रण नहीं होगा, ना ही किसी एक फैक्ट्री के मालिक का नियंत्रण होगा, बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण होगा। सारी संपत्ति पूरे समाज की होगी, किसी एक की नहीं होगी। और उन्होंने भविष्य में ऐसे समाज को नाम दिया साम्यवादी समाज। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की होगी और उनकी राय में कम्युनिस्ट समाजी भविष्य का समाज, जहाँ पे कोई राज्य वगैरह कुछ नहीं होगा, सारी संपत्ति सबकी होगी, कोई अपने फायदे के लिए काम नहीं करेगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई फैक्ट्री मालिक अपना मुनाफा नहीं देखेगा, मजदूरों पे अत्याचार नहीं होगा। ये देखो दोबारा बता देती हूँ, जो मार्क्स थे उनका विचार क्या था कि जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी समाज है। उन्होंने औद्योगिक समाज को पूंजीवादी समाज का नाम दिया था। और जो फैक्ट्री में पूंजी लगती है उसका सारा फ़ायदा पूंजीपति उठाते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक उठाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो जो पूंजी उन्होंने कमाई है वो मजदूरों की मेहनत से कमाई है। तो वो निजी पूंजी जो थी उसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या होगा, पूंजीपति अपनी पूंजी में वृद्धि करते रहेंगे, मजदूरों का शोषण होता रहेगा। इससे क्या होगा, समाज का एक वर्ग बहुत अमीर हो जाएगा, दूसरा बहुत गरीब हो जाएगा। अमीर और गरीब के इस अंतर से क्या होगा, समाज में कभी भी शांति की व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर क्या करना होगा, जो पूंजीवाद है, जो फैक्ट्रियों के मालिक है, जो पूंजीपति है, उनको बिल्कुल उखाड़ देना होगा। फिर जो समाज बनेगा वो कैसा होगा
कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा, कोई निजी संपत्ति नहीं रखेगा, जो संपत्ति होगी वो सबकी होगी, साझी होगी। इस प्रकार के शासन को उन्होंने नाम दिया साम्यवाद। तो इसमें क्वेश्चन बनता है हमारा, कार्ल मार्क्स के विचार बताइए। ये सारा इसमें, ये पूरा पैराग्राफ इसका आ जाएगा। इसका आंसर, समाजवाद के लिए समर्थन। द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली गई। द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक संस्था बना ली गई। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू किया था। एक मिनट। इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे, उन्होंने, क्योंकि उनकी हालत बहुत बेकार थी, उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, वेतन बहुत कम मिलता था, रहने के लिए भी उनके लिए सही जगह नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे, उन्होंने अपने जीवन को और अपनी जो कार्य स्थिति मतलब जो उनका कार्य करने की जो जिस स्थिति में वो कार्य करते थे, उसमें सुधार लाने के लिए अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाने शुरू करे। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन्होंने कोष होता है जहाँ पर पैसा इकट्ठा किया जाता है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो पैसे से मदद की जाएगी, एक ऐसा कोष स्थापित किया। काम के घंटों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई घंटे लगातार काम कराया जाता था, उसमें कमी के लिए, और मताधिकार, वोट देने का जो अधिकार था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने शुरू की। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका मतलब क्या हुआ, समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। जब इलेक्शन होते थे तो उस समय ये जो संगठन थे, ये पार्टी की भी मदद करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन, 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन होती है, जो मजदूरों की संगठन बने थे, यूनियन बनी थी। उन्होंने एक लेबर पार्टी मतलब मजदूरों की जो पार्टी होती है, उसके नाम से एक अलग पार्टी भी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में, इतना करने के बाद भी 1914 तक ये समाजवादी यूरोप में कहीं पर भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। समाजवाद को सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि सरकार पर अब भी किसका दबदबा था? रूढ़िवादियों का, उदारवादियों का और रेडिकल वालों का। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म होता है। एक बार बता देती हूँ आपको शॉर्ट में हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। ये देखिए, पहले हमने उदारवाद, रेडिकल और रूढ़िवाद, इन तीनों के विषय में जाना। उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते थे और लोकतंत्रवादी नहीं थे, क्योंकि ये मानते थे कि कुछ संपत्ति धारकों को ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, सभी धर्मों को बराबर मानना चाहिए, इसका समर्थन करते थे। जो रेडिकल है वो इसके विपरीत थे, वो ये मानते थे कि मताधिकार सबको मिले, ऐसा नहीं है कि कुछ संपत्ति धारकों को ही वोट देने का अधिकार मिले। रूढ़िवादी पहले तो ये चाहते थे कि कोई भी परिवर्तन ना हो, लेकिन जब उन्होंने फ्रांस में देखा कैसे परिवर्तन किया गया, कैसे फ्रांस की हालत सुधरी, तो इन्होंने भी ये मान लिया कि परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन परिवर्तन की जो गति है वो धीमी होनी चाहिए। उसके बाद हमने औद्योगिक समाज के विषय में पढ़ा, किस प्रकार फैक्ट्रियों के निर्माण के बाद समाज का औद्योगिकीकरण हो गया और उसमें क्या होता था, मजदूरों की क्या हालत होती थी, कैसे काम कराया जाता था, किन परिस्थितियों में वो काम करते थे। उससे कई समस्याएं बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लोग शहरों की तरफ बस गए, इससे आवास और रहने सहने में साफ सफाई का भी काम मुश्किल हो गया। इसके बारे में जाना। फिर हमने देखा समाजवाद क्या है। समाजवाद क्या थे? जो चाहते थे कि सारे समाज पर नियंत्रण हो, मतलब किसी के पास निजी संपत्ति ना हो, सारी संपत्ति सबकी साझी हो। रॉबर्ट ओवेन का नाम इसमें आता है, जो इंग्लैंड के बहुत बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने एक अमेरिका का पुराना नाम था इंडियाना, उसमें एक नया समन्वय नामक एक समुदाय की रचना की थी। फिर हमने मार्क्स के विषय में पढ़ा, मार्क्स के विचारों को जाना।
फिर समाजवाद के लिए समाजवाद लाने के लिए मजदूरों ने बहुत सारे संगठन बनाए, कोष स्थापित किए, और जो पार्टी बनी थी उनकी भी मदद करते थे ये, लेकिन फिर भी ये समाजवाद नहीं आ पाया क्योंकि जो सरकार थी उन पर रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का दबदबा बना रहा। इस लेसन की पूरी PDF है जो इस वीडियो की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ या अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।